तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं कि मोल को हम लोग कैसे मास में बदलते हैं और मास से मोल को कैसे बनाते हैं। ठीक है, मोल को मास में बदलना और मास को मोल में बदलना। ऐसे ही मोल को नंबर ऑफ पार्टिकल में बदलना और नंबर ऑफ पार्टिकल को मोल में बदलना, ये सीखेंगे। मोल को वॉल्यूम ऑफ गैस में बदलना, लेकिन यहाँ पे क्या आती है, कंडीशन आती है। क्या आती है यहाँ पे, कंडीशन आती है। कौन सी वाली, एनटीपी और एसटीपी वाली। अरे बोलो हाँ या ना, है ना, तभी ये फॉर्मूला लगता है। और ऊपर वाले फॉर्मूले कहीं पे भी लगा दो, जहाँ पे मास और मोल का रेशियो आएगा वहां पे इसको लगा दोगे। ऐसे ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब देखो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में क्या क्या हो सकता है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स में एटम्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल हो सकते हैं। अरे बोलो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में आयंस हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स में प्रोटॉन्स हो सकते हैं। तो ये सारे किसके अंदर आ सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के अंदर आ सकते हैं। अब ऐसे ही क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। वॉल्यूम ऑफ गैस की कंडीशन में बता चुका था कि अगर एसटीपी और एनटीपी पे कोई गैस दी हुई है तो उसका वॉल्यूम और हम मोल का रिलेशन बना सकते हैं, और वो रिलेशन का फॉर्मूला भी तुम्हें बताए थे। उसके बाद एक चीज होती है वेपर डेंसिटी। क्या होती है एक चीज, वेपर डेंसिटी। हम आज थोड़ा सा वेपर डेंसिटी के बारे में समझ लेते हैं और फिर उसके क्वेश्चन आएंगे तो हम क्वेश्चन करते चलेंगे। तो देखो वेपर डेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो वेपर डेंसिटी कुछ नहीं होता है, वेपर डेंसिटी होता है रेशियो। क्या होता है, रिलेटिव रेशियो ऑफ डेंसिटी, है ना। क्या होता है, रिलेटिव रेशियो होता है दो डेंसिटी का। लेकिन जब हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं तो यहाँ पे हम रिलेटिव लेते हैं किसके, हाइड्रोजन के रिलेटिव। किसके रिलेटिव, हाइड्रोजन के। अगर हमने बोला कि हमारे पास हमें वेपर डेंसिटी निकालनी है तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड डिवाइडेड बाय 2। तो हमें किसी भी चीज की क्या मिल जाती है, वेपर डेंसिटी मिल जाती है। पहली चीज बोलो हाँ या ना। अब हमने बोला वेपर डेंसिटी क्या होता है, क्या होता है, रेशियो होता है। क्या होता है, रेशियो किसका, जिसकी हमें डेंसिटी निकालनी है उसका डिवाइडेड बाई क्या, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, वेपर डेंसिटी को ध्यान से देखना, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ एनीथिंग। मतलब किसी, मान लो एक की हमें डेंसिटी निकालनी है, मतलब डेंसिटी हमारे पास है, वेपर डेंसिटी हम, और जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं, और मान लो वहां पे नीचे क्या होगा, रिलेटिव मतलब डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, वेपर डेंसिटी बोलते हैं। अब हमें इसको इसके बराबर करना है तो हम देखो कैसे करेंगे। डेंसिटी का मतलब बताओ क्या होता है, डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू क्या होता है, एम अपॉन वी। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी होती है मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। क्लियर है जी। तो क्या इस डी एक जगह पे कि मैं मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम लिख सकता हूँ, बताओ हाँ या ना। अरे बोलो सब लोग जल्दी से, लिख सकता हूँ ना। तो क्या नीचे वाले के भी लिख सकता हूँ, बोलो। लेकिन यहाँ पे कंडीशन हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं कि हम यहाँ पे जो डेंसिटी की बात कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं, 1 मोल के लिए बात कर रहे हैं। इसके लिए यहाँ बोले कि हम नॉर्मल मतलब एसटीपी एनटीपी पे यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसमें एनटीपी पर और एसटीपी पर हम बात कर रहे हैं। तो उस केस में एनटीपी और एसटीपी पर क्या हो जाता है, जो वॉल्यूम है किसी एक मोल का, क्या होता है, वॉल्यूम किसी एक मोल गैस का कितना हो जाता है बताओ, एनटीपी या एसटीपी पर। ध्यान से सुनना, एसटीपी या एनटीपी पर अगर हमारे पास किसी गैस का कितना, एक मोल गैस है, क्या है, एक मोल गैस है, तो बताओ इसका एक मोल गैस का वॉल्यूम कितना हो जाता है, तो क्या 22.4 लीटर हो जाता है। बोलो हाँ या ना। यस। कब, अगर एक मोल गैस हमारे पास है, किसी भी चीज की गैस हो, हाइड्रोजन हो, CO2 हो, हीलियम हो, कोई सी भी गैस हमारे पास हो, अगर एक मोल गैस है और कौन सी कंडीशन पे है, अगर एनटीपी और एसटीपी पर है, तो हम कहते हैं कि उसका जो वॉल्यूम होगा उस गैस का क्या होगा, वो इतना होगा। क्लियर है। एनटीपी पे शायद 22.7 होता है। अरे यार हमें पता था, उस कल भी जब जी समझा रहे थे एनटीपी तब बताए थे। हाँ सही बोल रहे हो, इसमें वेरिएशन आता है ना, 0.3 का वेरिएशन आता है, बट हमें उसको काउंट नहीं करना है अपने सिलेबस में, क्योंकि दे दिया नहीं है। और अगर आता है वैसे तो आएगा नहीं, है ना, इसी से काम चल जाएगा। और अगर आता है ना, कितना सा फर्क पड़ेगा, कितना सा फर्क पड़ेगा, थोड़ा सा। इसलिए हम ऐसे ही मान चलेंगे, ठीक है, इसी से सारे सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। क्लियर है चीज, बोलो यहाँ तक। अब हम क्या कर रहे थे, मैं क्या बता रहा हूँ वो भूल गया। हाँ, कि अगर जैसे ही 1 मोल बोला हमने गैस, और अगर क्या बोला एनटीपी सॉरी एसटीपी पर है, या एनटीपी मान लो, कोई मान लो, तो उस केस में उस गैस का वॉल्यूम होता है इतना। आप ध्यान समझना, कोई सी भी गैस ले लो,
गैस कोई सी भी ले लो, अगर उसका 1 मोल लोगे तो क्या हर गैस का वॉल्यूम इतना ही होगा? बोलो हाँ या ना। तो हाँ। बताओ क्या ऊपर भी हम एक गैस की ही बात कर रहे हैं, ऊपर भी एक गैस की डेंसिटी की बात कर रहे हैं, क्या नीचे भी डेंसिटी गैस की डेंसिटी की बात कर रहे हैं? तो अगर हम इसको लिखने चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे ए गैस का क्या, ए गैस का मास, मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ए। सही है, बोलो हाँ या ना। क्या डिवाइडेड बाई, और डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई क्या होगा? नीचे वाला, तो नीचे में क्या लिखेंगे हम लोग? मास ऑफ व्हाट? मास ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाई, बोलो, वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। तो जैसे हमने यहाँ पे डिवाइन कर दिया कि 1 मोल, क्या 1 मोल बोल दिया, तो बताओ क्या ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम क्या हो जाएंगे? सेम। दोनों क्या है? गैसेस है। अगर दोनों सेम तो ये क्या कैंसिल हो जाएंगे? बोलो हाँ या ना। हो गए। तो अपने पास क्या बच रहा है? क्या बचेगा यहाँ पे? क्या अपने पास एम ए यानी कि मास ए ऑफ, मास ऑफ सर ए मास डिवाइडेड बाई मोलर मास होगा। मुझे पता है भाई, बता रहा हूँ, मोलर मास होगा। यही बोलना चाह रहे हो ना तुम, है ना? हाँ मुझे पता है, मुझे सब पता है कि तुम क्या आगे बोलोगे, मुझे पता है। थोड़ा सा पेशेंस रखो, अगर वो चीज मिस हो जाती है मैं आगे निकल जाता हूँ बढ़ा के, बता दो तो तुम लोग मुझसे बोल देना कि सर आपने छोड़ दिया, ठीक है? अब ये आ गया, तो इसको हम जो मास बोले हैं इसको हम मोलर मास के टर्म में लिखेंगे। किसके टर्म में? मोलर मास के टर्म में, ठीक है? तो 1 मोल के लिए बोले, हम क्या बोले? 1 मोल के लिए, उस हिसाब से हम इसको लिखते हैं मोलर मास के, लिखेंगे एम एम को लिखते हैं एम एम ऑफ ए, मोलर मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ H2। बोलो हाँ यार। अच्छा, मोलर मास H2 का कितना होता है ये बताओ? H2 का मोलर मास कितना होता है? H2 का, हाइड्रोजन गैस का। H2 का 2 2 2, ध्यान सुनना, 2 AMU होता है या 2 ग्राम होता है? एटॉमिक होगा बोलो। तो 2 AMU। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ एटॉमिक होगा मोलर। तो 2, सर अगर एटॉमिक होगा तो 2 AMU होगा, और अगर मोलर होगा तो 2 ग्राम होगा। तो मैंने बोला क्या है यहाँ पे? मोलर मास बोल रहा हूँ, मोलर मास। मोलर मास 2 ग्राम होगा। 2 ग्राम, ठीक है। एटॉमिक की हम लोग बात, एक एटम की, अगर यहाँ पे मोलर, अगर एटम बोलता तो फिर मोलर क्यों बोलता? तो मैं किसी को बोलता कि एटॉमिक मास ऑफ H2 मॉलिक्यूल, मतलब मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलता फिर मैं ये बोलता कि मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास नहीं बोलता, मोलर मास नहीं बोलता, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2 गैस बोलता। समझ आ रही बात? यस तो वो होता है कितना? 2। तो सोच के देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फॉर्मूला यही तो बन जाएगा कि मोलर मास, किसी की आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, बंद करो माइक, बंद करो अपना, ये बंद करो, ये माइक बंद करो अपना, माइक बंद करो। क्या करता है यार ये? तो मोलर मास ऑफ ए डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 2। बोलो हाँ या ना। हो गया ना? तो देखो ये फॉर्मूला, क्या ये फॉर्मूला सेम ही है क्या? सही है, न्यू आ फॉर्मूला गया? बना रहे हो आप। नहीं, ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला यूज होगा आगे चल के। पहले तो हमने 3 किए थे ना। 3 करे थे, बट ये फॉर्मूला यूज होता है, और क्योंकि ये रिलेशन है मोलर मास और वेपर डेंसिटी के बीच में, ठीक है? तो कुछ जगह पे ऐसा होता है कि तुमसे मोलर मास पूछता है, मोलर मास समझ गए ना? मोलर मास मतलब क्या? किसी के 1 मोल का मास, किसी के 1 मोल का मास मोलर मास कहलाता है, ठीक है? तो मोलर मास और वेपर डेंसिटी का रिलेशन हमें पता रहता है। तो सोच के देखो, कहीं पे तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले वो, ठीक है, और उस क्वेश्चन के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मोलर मास चाहिए। क्या चाहिए हमें? ध्यान सुनना, हमें मोलर मास चाहिए, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या दिया होगा? हमें वेपर डेंसिटी दिया होगा। क्या दिया होगा? वेपर डेंसिटी। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें मोलर मास की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे? क्या हम इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या हम मोलर मास निकाल लेंगे, और जो क्वेश्चन में सॉल्व करना है क्या उसको सॉल्व कर लेंगे? बोलो हाँ या ना। समझ आ रहा है ना? जैसे हमने बोल दिया कि वेपर डेंसिटी ऑफ H2SO4 जो है ना, H2SO4 नहीं, किसी गैस की बोलता हूँ क्योंकि गैस की बात होती है। वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 गैस, कौन सी गैस? वेपर डेंसिटी ऑफ CO2 गैस हमारे पास कितना होता है? मान लो 22 ग्राम पर ml होता है, ये होता है वेपर डेंसिटी। तो कह रहा है इसका मोलर मास बताओ, तो बता दोगे? हालांकि वेपर डेंसिटी की यूनिट नहीं होगी, सॉरी 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 सॉरी, वेपर डेंसिटी की यूनिट
नहीं नहीं होगी। सोचो क्यों नहीं होगी। पेपर डेंसिटी की यूनिट नहीं होगी। बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, इसको पेपर में अंडरलाइन करके या कहीं नोट पे अपनी बुक लिखे बैठे हो ना, तो उस पर लिख दो, वेपर डेंसिटी हैज नो यूनिट्स। अरे समझा नहीं समझा? क्योंकि देखो, वेपर डेंसिटी क्या होती है, रेशियो होती है। क्या होती है? रेशियो। रिलेटिव डेंसिटी है, ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, तो और इसकी यूनिट क्या होगी, ग्राम पर ml मान लो अगर है, तो नीचे वाली की क्या होगी, ग्राम पर ml। तो क्या दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो वेपर डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं आएगी। अरे बोलो मानसी, समझ आ रहा नहीं आ रहा? सर, मेरे को नहीं मानसी, आया समझ। क्या समझ नहीं आया? ये पूरा नहीं समझ आया। पूरा समझ नहीं आया? चलो अच्छा, फिर से करते हैं एक बार। देखो, वेपर डेंसिटी होती है, किसी की भी हम क्या ले रहे हैं, डेंसिटी ले रहे हैं हाइड्रोजन के रिलेटिव में। कैसे? इसको ऐसे समझो, हम मेरे पास ये गिलास है, इसमें अगर हम कोई चीज भरते हैं ना, तो उसका मास इस वॉल्यूम में इस वॉल्यूम में कितना सारा मास ऑक्यूपाई कर लिया है, कितने सारे मास, मतलब कितने मास ने ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लिया है, तो उसको हम डेंसिटी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? बोलो हाँ या ना? ठीक है, बोलो। तो जैसे हम लोग वहां पे क्या कर रहे थे, किसी के साथ में रिलेटिव क्या निकाल रहे थे, मास निकाल रहे थे, क्योंकि हमें स्टार्टिंग का थी, हमारे पास कोई टेक्निक नहीं थी। जैसे तो मास निकालते थे, तो हम हाइड्रोजन के कंपेरिजन क्या करते थे कि कोई चीज हाइड्रोजन से कितनी भारी है, तो उस हिसाब से उसका वेट निकालते थे, नहीं निकालते थे? फिर उसके बाद नहीं करते, अपने स्टैंडर्ड चेंज करके हम कार्बन पे ले आए उसको। किस पे ले आए कि कार्बन 12 है ना, कार्बन 12 का 12th पार्ट जो है ना, उसकी कंपेरिजन करके हम वहां से किसी का मोलर मास निकालना हमने शुरू कर दिया, मतलब मॉलिक्यूलर मास निकालना शुरू कर दिया था। समझ आ रही बात? तो यहाँ पे भी हमने डेंसिटी को एक नए टर्म में डिफाइन करा है, उसको हम बोलते हैं क्या है, वेपर डेंसिटी। एक तरीके से वो रिलेटिव डेंसिटी है। क्या है? रिलेटिव डेंसिटी है किसकी, किसी की भी डेंसिटी का कंपैरिजन हम किसके साथ कर रहे हैं, अगर हाइड्रोजन के साथ, तो हम ये बोलते हैं कि हाइड्रोजन से कितनी ज्यादा, जितना स्पेस हाइड्रोजन गैस, मान लो हाइड्रोजन गैस का एक मोल, कितने, हाइड्रोजन गैस का एक मोल जितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसके कंपैरिजन में एक मोल कितनी कितनी जगह ऑक्यूपाई करता है। समझ रहे हो ना? सर डेंसिटी जगह, हाँ, जगह, जगह से मतलब वॉल्यूम। सर समझ नहीं आया। अरे, डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि कोई चीज कितनी क्लोजली पैक्ड है, इसका मतलब क्या होता है डेंसिटी का मतलब, मास पर कोई चीज, उसका मतलब यही होता है कि अगर हमारे पास यहाँ पे 1 किलोग्राम शुगर है, 1 किलोग्राम शुगर है, और 1 किलोग्राम हमारे पास क्या है, मान लो सॉल्ट है। ध्यान से देखना, इस 1 किलोग्राम शुगर ने 1 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लिया। कितना? 1 लीटर वॉल्यूम। और इस एक मान लो 1 किलोग्राम सॉल्ट ने केवल कितना, 0.8 लीटर वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई करा है। समझ रहे हो? इसका मतलब ये होता है कि इस 1 किलोग्राम सॉल्ट ने, और इसकी अगर हम बात करें तो जैसे वो 1 लीटर में ये पूरा 1 लीटर आ गया, लेकिन इस केवल इतने से यानी कि 0.8 लीटर वॉल्यूम, कम वॉल्यूम है ना इसके कंपैरिजन में, और उस कम वॉल्यूम में ही क्या, ये सॉल्ट ज्यादा आ गया। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि 1 किलोग्राम ये सॉल्ट है, क्या ये ज्यादा क्लोजली यानी कि कॉम्पैक्ट हो गया, एक तरीके से क्या हो गया, अरेंज हो गया बहुत ज्यादा। तो क्या एक तरीके से यही इसका मीनिंग आ रहा है? डेंसिटी की डेफिनेशन तुम पढ़ना किसमें, एनसीईआरटी में लिखी है। इसका मतलब क्या होता है कि कोई चीज कितनी क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है। दोनों के लिए अगर हम यूनिट वॉल्यूम मान लें, क्या मान लें, यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में किसी भी चीज का कितना मास आ सकता है, ऐसा समझो। यूनिट मास, यूनिट वॉल्यूम में किसी भी चीज का कितना मास आ सकता है, उसको हम डेंसिटी कहते हैं। अगर ज्यादा मास आ सकता है तो हम कहते हैं उसकी डेंसिटी ज्यादा है, कम मास आ सकता है। समझ आया? जी गुरु। आया ना? क्योंकि मान लो किसी का 20 ग्राम आ रहा है एक ml में, 20 ग्राम आ रहा है 1 ml में, और किसी का 25 क्या है, ग्राम आ रहा है 1 ml में। तो बताओ किसकी डेंसिटी ज्यादा है? तुम डिवाइड करोगे, ये देखो, ये हो गया मास, ये नीचे हो गया वॉल्यूम, ये हो गया मास, ये हो गया वॉल्यूम। बताओ किसकी डेंसिटी ज्यादा आएगी? इसकी 25 आएगी, और इसकी कितनी 20 आएगी। तो इसकी डेंसिटी ज्यादा आएगी नहीं आएगी? अरे बोलो। इसका कहने का मतलब क्या होगा, कोई चीज कितनी क्लोजली पैक्ड है कहीं पे। अभी समझ आया? थोड़ा सा फीलिंग आई नहीं आई? मानसी, अभी समझ आया थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में?
फीलिंग आई सर। आ गई ना? तो भाई फीलिंग के लिए तो बैठे हैं यहाँ, तो काहे के लिए बैठे। अब हम जो बात करने जा रहे थे वो कर रहे हैं रिलेटिव की। तो रिलेटिव का मतलब है कि हाइड्रोजन का, ये मान लो 1 लीटर हमारे पास वॉल्यूम है, और 1 लीटर वॉल्यूम को, कुछ हाइड्रोजन मान लो 1 लीटर वॉल्यूम को हमारे पास 2 ग्राम, 2 ग्राम 1 लीटर वॉल्यूम को 2 ग्राम हाइड्रोजन गैस ऑक्यूपाई करती है। तो हम इसके रिस्पेक्ट में बताएंगे कि अगर हाइड्रोजन इतना करती है तो कोई दूसरी गैस जो है ना, वो हाइड्रोजन की जो डेंसिटी है उसकी कितने गुना करती है, वो हाइड्रोजन से ज्यादा ऑक्यूपाई करती है या उससे कम करती है। तो क्या रिलेटिव चीजें हो गई नहीं होगी? बोलो मानसी, समझ आ रहा नहीं आ रहा? मानसी का माइक ऑफ, मानसी माइक ऑफ ऑन करो। यस सर। समझ आया? कुछ नहीं आया? आया। ज्योति समझ आया नहीं आया? तो वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था? वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला याद करना है हमें, कि मोलर मास डिवाइडेड बाय 2, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। और ये आया कैसे था? वो आया था कि वेपर डेंसिटी को मैंने क्या बोला है कि रिलेटिव डेंसिटी है, किसी भी गैस की डेंसिटी अगर हम हाइड्रोजन के कंपैरिजन करते हैं, हाइड्रोजन से कंपेयर करते हैं, तो जो चीज आती है उसको हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। तो वेपर डेंसिटी किसी की भी निकालना है, मान लो हमें निकालना है CO2 गैस की, तो हम क्या बोलेंगे कि डेंसिटी ऑफ CO2 गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्लियर है चीज है? तो यहाँ पे डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है D=m/v। तो m यहाँ पे जो है ना, हम यहाँ पे सबसे डिफाइन कर ले रहे हैं, STP बोल रहे हैं और 1 मोल बोल रहे हैं। तो जैसे ही तुम 1 मोल बोलोगे ना, तो यहाँ पे ये चीज जो है ना वो मोलर मास बन जाती है। क्या बन जाती है? मास जो है ना वो मोलर मास हो जाता है 1 मोल बोलते ही। तो यहाँ पे हम जब इसको लिखेंगे ना m/v, तो हम क्या हो जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा, ये हो जाएगा m यानी कि मास ऑफ CO2 गैस, मोलर मास ऑफ CO2 गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। फिर क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन के लिए लिखेंगे हम लोग अब, तो हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? सेम चीज हो जाएगी, यानी कि मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब ये वॉल्यूम मैंने सेम क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने बोल दिया है 1 मोल के लिए बोला है पहली चीज, और उसके साथ ही कंडीशन लगाई कि STP पर, किस पर? तो STP पर, किस पर? STP पर किसी भी मोल का, अगर हम किसी भी गैस का अगर 1 मोल लेते हैं, कितना लेते हैं? किसी भी गैस का 1 मोल लो, तो हर गैस का वॉल्यूम कैसा होता है? सेम होता है। क्या होता है? सेम। कितना होता है? वो वैल्यू में पता रहनी चाहिए, कितना होता है? 22.4। 4। अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि 0 डिग्री सेल्सियस हमारे पास टेम्परेचर है, 1 ATM का प्रेशर है यहाँ पे, जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, यहाँ पे मान लो कमरे के अंदर बैठे हैं, तो उस कमरे के अंदर मान लो बहुत सारी गैसेस होंगी, तो उन सब गैस का जो वॉल्यूम होगा, हर गैस का अपना अपना जो वॉल्यूम होगा वो इतना ही होगा। कितना होगा? इतना ही होगा। क्लियर है चीजें? यानी कि हाइड्रोजन गैस होगी तो उसका वॉल्यूम भी इतना लीटर ही होगा, CO2 गैस होगी तो उसका भी इतना ही होगा, ऑक्सीजन गैस होगी तो उसका भी इतना ही वॉल्यूम होता है। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे वॉल्यूम और वॉल्यूम क्या हो जाएंगे जब हम वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो दोनों के कैंसिल होंगे नहीं होंगे? तो बताओ अपने पास क्या बचा है? अपने पास बचा क्या है कि मोलर मास ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे क्या होगा? वेपर डेंसिटी के इक्वल होगा। अब इनका मोलर मास तुम रख दो तो तुम्हें वेपर डेंसिटी मिल जाएगी। कुछ समझ आ रहा? तो यहाँ पे ये चीज अननोन रहती है, कह रहे थे ये चीज तुम्हें बताते नहीं है। ठीक है, ये चीज तुम्हें बताते नहीं है। कोई गैस बोलते हैं, ये तो मैंने समझाने के लिए लिया यहाँ पे, कोई गैस बोलेंगे तो फिर कंपैरिजन करने में आंसर निकालने में थोड़ा टफ रहेगा। यहाँ तो ये चीज सबको वैसा हो जाएगा। तो इस सोचो मोलर मास ऑफ H2 कितना होता है? कितना होता है मोलर मास हाइड्रोजन का? तो मोलर मास मतलब 1 मोल, क्या ले लो? 1 मोल क्या ले लो? हाइड्रोजन गैस ले लो, और उस 1 मोल हाइड्रोजन गैस का जो क्या है मास होता है वही उसका मोलर मास होता है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि मोलर मास ऑफ कोई गैस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 2। ये हो गया अपने पास वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला। इस तरीके से इसका हम लोग आगे यूज करने वाले हैं। इससे समझ आ रही बात नहीं आ रही? हाँ आगे सर। ठीक है ना? तो अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब जो मुझे बताना था, एक चीज और बतानी थी बहुत इंपॉर्टेंट, वो ये थी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे। ये लोग हैं कि चले गए? चले गए ना, ये लोग बाहर निकल गए ना? कौन? सारे बाहर निकल गए हैं। देव भी चला गया और मानसी भी चली गई। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना में सीखना पड़ेगा।
और क्या इसके अलावा क्या है कि हमारे पास 1 मोल, अगर हमारे पास कोई चार्ज दिया होगा तो चार्ज ऑफ 1 मोल निकालना हमें सीखना पड़ेगा। 1 मोल 2 मोल जितना चार्ज वो बोलेगा वो निकालना सीखना पड़ेगा। और एक चीज होती है कि कहीं पे ग्राम एटम और ग्राम मॉलिक्यूल लिखा होता है तो उनका इंटरप्रिटेशन कैसे करें, उनको क्या समझे क्या होती है वो चीज। तो कहीं पे भी अगर ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल या कोई ग्राम आयन या ग्राम पार्टिकल लिख किया जाए तो उसका मतलब हो जाता है कि मोल से, किससे, मोल से। उसको ऐसे समझो कि अगर मैं यहाँ पे तुम्हें लिख के देता हूँ कि मेरे पास क्या है 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन है, इसका मतलब बताओ क्या होगा। इसका मतलब 1 ग्राम से नहीं है, ये वैल्यू ग्राम में नहीं, इसका मतलब इस टोटल का मतलब क्या होता है, इस टोटल का मतलब होता है मोल। क्या होता है, क्या होता है, मोल। यानी कि सीधा सीधा तुम्हें क्या दिया हुआ है कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम दिए हैं। क्या दिए हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या तुम ये सीधा बोल सकते हो कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम दिए हैं, या तुम ऐसे बोल दो कि तुम्हारे पास 6.022 into 10 की पावर 23 एटम दिए हैं। बोलो हाँ या ना। हाँ, किसके, हाँ, ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन। सही है चीज। तो अगर मैं तुमसे बोल दूं कि मेरे पास 1 ग्राम मॉलिक्यूल है, क्या है 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन है, इसका मतलब बताओ क्या होगा। इसका मतलब क्या होगा, 1 ग्राम। तो क्या हम इस ग्राम इसको हटा के क्या कर देंगे, इसी जगह पे मोल कर देंगे। क्या कर देंगे, मोल। मोल। ठीक है, यानी कि 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन व्हाट, एटम या मॉलिक्यूल, ये बताओ मुझे तुम लोग। एटम लेंगे या हम मॉलिक्यूल लेंगे। एटम नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उसने बोला है ग्राम मॉलिक्यूल बोला था उसने पहले ही से। तो इस वजह से ये 1 मोल मॉलिक्यूल है, किसके, 1 मोल मॉलिक्यूल किसके, ऑक्सीजन के। और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होता है, क्या ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 होता है। बोलो, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल क्या होता है, O2 होता है। तो क्या हम इसको ऐसे बोलेंगे कि हमारे पास 1 मोल क्या है, ऑक्सीजन गैस है, ऐसा ही बोलेंगे ना। क्लियर है, क्या हम इसको ऐसे बोलेंगे कि हमारे पास 6.022 into 10 की पावर 23 क्या है, ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल है। क्या है, मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि 1 मोल ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में बताओ कितने मोल एटम है ऑक्सीजन के, तो क्या बताओगे, फिर से बोलिए, क्या कर दोगे। एक बार फिर से बोलना। ये बोल रहा हूँ तो दोबारा से देखना है आप। अगर बोला जाए कि मेरे पास 1 मोल क्या है, ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, तो बताओ इसमें कितने मोल ऑक्सीजन एटम होंगे। 1 नहीं, ऑक्सीजन के जो होंगे सही। क्योंकि एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम होते हैं, तो तो अगर ऐसा पूछा जाए कि कितने मोल इसमें कितने मोल ऑक्सीजन के एटम होंगे, तो ऑक्सीजन के एटम कितने होंगे, 2 मोल। कितने मोल, 2 मोल एटम हो गए। लेकिन अगर पूछे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कितने होंगे, तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल तो केवल 1 मोल ही होंगे। नहीं समझ आ रही बात, आ गया। आगे ना बात, इसको ऐसे समझो, हमारे पास एक सेब है, एक और सेब है, एक और सेब है, एक और सेब है, ऐसे कितने सेब है हमारे पास, 6.022 into 10 की पावर 23 सेब है। ठीक है, ध्यान समझना। अगर एक सेब के पास एक स्टिकर लगा है, कितने स्टिकर लगे हैं, एक स्टिकर। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे सेब है, हमारे पास एप्पल है, तो क्या सबके पास अगर मान लो इतने इतने सारे आइटम हमारे पास हैं, मतलब इतने सारे क्या हमारे पास सेब हैं, उन सबके ऊपर एक एक स्टिकर लगा है, तो बताओ कितने स्टिकर होंगे टोटल, कितने स्टिकर होंगे टोटल। 5। हाँ एक नहीं, सिर्फ एक ही है ना। हाँ, एक के ऊपर एक ही है। हाँ, तो ये 2 ही होंगे ना। कितने होंगे, 1। अरे नहीं, मैं बोलूं हमारे पास इतने सारे सेब है, कितने सारे सेब है, कितने सारे सेब है, 6.022 into 10 की पावर 23, इतने सारे सेब हमारे पास। और हर जितने भी सेब हमारे पास है, सब सेब के ऊपर एक एक स्टिकर लगा है। तो बताओ अपने पास कितने स्टिकर होंगे टोटल, तो इतने ही बचेंगे ना, 6. इतने, हाँ इतने ही होंगे। लेकिन अगर मान लो हाँ, अगर मान लो हर सेब के ऊपर 2-2 स्टिकर लगे होते, कितने स्टिकर, 2-2 स्टिकर, तो बताओ कितने स्टिकर होते हैं हमारे पास,
दो का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या क्या करते हैं यहाँ पे? मल्टीप्लाई। बताओ सही है कि नहीं? तो ये देखो ध्यान से, क्या अगर एक मोल ऑक्सीजन गैस बोला था तो ये तो एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके अंदर एटम कितने होते हैं? 2। एक मोल का मतलब होता है कितना? 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतने तो क्या थे? ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल थे। क्या थे ये? बोलो सही है। लेकिन मैं तुमसे पूछा है कि ऑक्सीजन के एटम बताओ कितने होंगे 1 मोल के अंदर। तो क्या इस दो। एक ऑक्सीजन के अंदर दो दो एटम होते हैं? क्या इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? हाँ करना पड़ेगा। आ गया समझ? नहीं आ गया? आ गया। Yes. अब ये चीज तुम्हें कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं बताएगा आज। ये इसका कॉपीराइट है मेरे पास। है ना? समझ आ गई बात? अच्छा, अगर मैं तुमसे ये बोल दूं कि बताओ एक हाइड्रोजन गैस के पास 1 मोल हाइड्रोजन गैस है। कितनी है? 1 मोल One. हाइड्रोजन गैस है। इसके पास कितने, मैं कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्वेश्चन तुम खुद से लगा रहे इतने फास्ट फास्ट कर, मतलब कर लोगे तुम लोग। 1 मोल हाइड्रोजन गैस है, पहली चीज। तो बताओ इसके पास कितने मोल मतलब कितने सारे, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैं हाइड्रोजन गैस के? क्या बोलोगे? 2 मॉलिक्यूल। मैं पूछ रहा हूँ कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल हैं 1 मोल हाइड्रोजन गैस में? हाँ? 2। अरे एक मोल का मतलब क्या होता है? 6.2. हाँ, तो एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। ये हो गए नंबर है। इतने सारे क्या होंगे? H2 गैस के मॉलिक्यूल इतने सारे होंगे नहीं होंगे? बताओ हाइड्रोजन गैस के। हाँ। लेकिन अगर तुमसे पूछूं कि इसमें बताओ हाइड्रोजन गैस नहीं पूछ रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ कि बताओ 1 मोल हाइड्रोजन गैस में कितने एटम होंगे हाइड्रोजन? कितने एटम होंगे? 6.0 इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से जो चीज आएगी वो हाइड्रोजन के एटम आ जाएंगे। समझ लो, थोड़ा फील ले लो। लेकिन अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि बताओ इसके अंदर, हाइड्रोजन गैस के अंदर कितने नंबर, मतलब कितने नंबर ऑफ क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 1 मोल हाइड्रोजन गैस के अंदर? तो बता दोगे? बताओ बताओ एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन। तो कितने हाइड्रोजन लिख रहे हैं तुम्हें यहाँ पे? 2। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए टोटल? 2। 2। सोच के देखो। तो क्या मतलब है? 1 मोल तो का मतलब तो इतना हो गया था, और उसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? तो क्या इतना ही रहेगा आंसर? आंसर इतना ही रहेगा? नहीं रहेगा। लेकिन अब समझो, थोड़ा तुम्हें ये कंफ्यूज करने वाला है। क्यों है? क्योंकि इसमें दोनों चाहिए, क्योंकि दो ही एटम आ रहे हैं और दो ही एक इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से उसमें लिख रहा है। लेकिन अब थोड़ा सा इजी, मतलब हम वैसा करते हैं। मान लो हमारे पास वन मोल, क्या अभी 1 मोल ले रहे हैं, थोड़ा चेंज करेंगे इसको। 1 मोल हमारे पास क्या है? 1 मोल H2O है। क्या है हमारे पास? H2। अब बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 मोल के अंदर? बता दोगे? हाँ, मानसी, ऐसे निशा? 1 मोल के अंदर कितने होंगे? इसके 1H2O के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? हाँ, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 1 मोल का मतलब तो पता है ना कितना होता है पहले? क्या 6.022 इंटू 10⁻23? इंटू 12 का मल्टीप्लाई ठीक है। कर देंगे क्या इसमें? 2 कितने का? 2 इंटू 6, मतलब पहले 2 का मल्टीप्लाई फिर 6 का। 2 का और 6 का? हाँ, ऐसा क्यों? अरे मतलब तो ये बताओ, एक मॉलिक्यूल है, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये बता दो अच्छा मुझे। हाइड्रोजन में 2 और ऑक्सीजन में 6। इसको अच्छा जोड़ देंगे तो 8 का होगा। क्या होगा? जैसे ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? मुझे नहीं पता। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। कितना होता है? 8। 8। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना, कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 2 देखो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हो गए, और 8 किसके हो गए? ऑक्सीजन के कितने हो गए टोटल?
10 हो गए नहीं हो गए? क्या एक मॉलिक्यूल के अंदर 10 है? और एक मोल का मतलब इतना होता है तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे हम लोग 10 से। 10 से। तो आंसर बताओ कितना आना चाहिए? यही तो आंसर यही आएगा, लेकिन अब वहां पे क्या लिखा होगा? वहां पे लिखा होगा 6 इंटू इतना, इतना ही कैसे आएगा? ये 24 हो जाएगी पावर, सोचो। मल्टीप्लाई करते हैं। ये 10 है ना, ये 10 को भी पावर में ऐड कर दो तो 24 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? इस तरीके का वहां पर आंसर लिखा होगा। समझ आ रही बात नहीं आ रही? सर आगे मुझे समझ आ गई। आगे ना मुझे वो मतलब ये पता होना चाहिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब पता होना चाहिए, फिर होगा ना निकाल। वो तो जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो वहां से आ जाएगा। ये कंसेप्ट समझ में आ गया? लेकिन हाँ सर आ गई। अच्छा, लेकिन अगर मैं लिखता हूँ तुम्हारे पास कि मेरे पास 5 ग्राम एटम ऑफ कार्बन है, क्या है क्वेश्चन बना दिया मैंने कि 5, मैं क्वेश्चन लिख के लाया था लेकिन सभी लोग भाग ही गए, तो क्वेश्चन बताओ अभी करा दूं, कराना शुरू करूं या पहले थोड़े कंसेप्ट और तुम्हारे अच्छे कर दूं बिल्डअप, बिल्कुल कि थोड़ा मजा आ जाए, कंसेप्ट क्लियर, पहले कंसेप्ट बिल्डिंग हो जाए, क्वेश्चन तुम कभी भी कर सकते हैं, है ना? 5 ग्राम कार्बन एटम हमारे पास है, मतलब 5 ग्राम एटम क्या है? कार्बन। तो बताओ इसके पास पहली चीज बताना क्या है तुम्हें, कितने नंबर ऑफ एटम है, क्या बताना है? कितने नंबर कितने एटम है। उसके बाद दूसरा बताना है तुम्हें इसके पास कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, क्या बताना है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, पहली चीज। दूसरी चीज बतानी है तुम्हें, तीसरी चीज क्या बोल रहे हो? एटम तो 5 ही होंगे। एटम तो 5 ही होंगे। हाँ। काय 5 कैसे होंगे? निशा कितना होगा इसका आंसर? सर 6.022 into 10 raised to power 23 into 5। हाँ, इतने एटम होंगे, क्योंकि इसका मतलब क्या बताया था अभी? इसका मतलब क्या बताया था? इसका मतलब होता है 1 मोल। क्या होता है इसका मतलब? मोल होता है, इसका मतलब होता है मोल। क्या होता है? मोल। कहीं पे ग्राम एटम लिखाओ, ग्राम मॉलिक्यूल लिखाओ, इसका मतलब क्या होता है? मोल होता है। क्या होता है? मोल होता है। नहीं समझ आ रही बात? ये तो एक नंबर है, तो ये हो गया वो मोल कितना 1, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 5 से, तो मल्टीप्लाई होगा। देखो एटम लिखा हुआ था, इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? वो कार्बन के एटम की बात कर रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है ना? तो सीधा आंसर कितना आ जाएगा? 5 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ये आ गया इसमें एटम। अच्छा ये बताओ एक कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। एक के पास होते हैं 6, और अपने पास टोटल, अपने पास कार्बन के टोटल कितने एटम हैं अपने पास? क्या इतने सारे एटम हैं? अगर एक एटम के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इतने सारे एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? इस 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, इस वाले नंबर में पूरे में, तो आंसर कितना होगा? 30 इंटू 6 पॉइंट हो जाएगा ना, 22 इंटू 10 की पावर कितना? 23। इस पावर को एक मतलब जीरो को ले जाओ यहाँ 24 कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया? 18 पॉइंट कुछ आएगा ना समथिंग, इंटू 10 की पावर 24। बोलो हाँ या ना? हाँ। ये 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद का ना? नहीं, इस 6 को इस 5 से मल्टीप्लाई कर लो ना, वो भी तो लिखना पड़ेगा ना अपन को। तो भाई इसको हमने कर दिया तो कितना हो गया? 30। तो 30 लिख दिया, ये वाले इसको ऐसे ही रखा पहले, ठीक है ना? फिर उसके बाद इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? कितना? 6 का 3 के साथ कर दिया, क्योंकि ये मतलब 0 को हमने यहाँ कर दिया, इसको पावर में, ठीक है ना? तो 24 पावर कर दी, इसका 3 का और 6 का मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा? 18। तो 18 पॉइंट आप 0 भी लगे हुए, मतलब आगे नंबर लिखा था वो भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। समझ आई बात नहीं आई? यस। अच्छा अब ध्यान से समझना, अगर हमारे पास एक मोल, कितने मोल? एक मोल जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। कितने मोल? एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज। थोड़ा सही से लिखता हूँ, मेरे पास सारे कार्ड्स खत्म हो गए। 1 मोल चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं 1 फैराडे। क्या बोलते हैं? 1 फैराडे। इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास एक सोडियम है, क्या है मेरे पास? एक सोडियम था, सोडियम में से मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। कितना आ गया? एक पॉजिटिव। इसका मतलब है एक सोडियम के पास कितने? 11 इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसका मतलब इसके पास 11 क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं?
11। अगर मैंने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया होगा तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे बताओ? क्या? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे होंगे सोडियम के पास, अगर मैंने इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो? 10। अगर किसी के अंदर से हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 10, क्योंकि इसके पास 11 थे। देखिए ये 11 क्या बताया था मैंने, ये प्रोटॉन के नंबर होता है। क्या होता है? स्टार्टिंग में समझा रहे थे जब, तो बताया था ये प्रोटॉन नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर नहीं होता है। न्यूट्रल अगर है तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कोई चार्ज आ गया, और उसके प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल नहीं होते हैं। क्लियर है चीज? तो अब देखना यहाँ पे, मैंने अगर यहाँ से एक एटम में से एक इलेक्ट्रॉन गया है, सपोज कर लो मेरे पास कितने, मेरे पास 1 मोल सोडियम एटम होते हैं। कितने मोल? 1 मोल सोडियम किसके एटम होते हैं? सोडियम एटम होते। तो बताओ मेरे पास कितने सारे सोडियम एटम होते हैं नंबर में? जल्दी बोलो, अरे बोलो। ये इनको माइनस करने के बाद नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मान लो मेरे पास 1 मोल सोडियम एटम होते, जैसे हम लोग पीछे कर रहे थे ना, हाँ पीछे कर रहे थे, तो 1 मोल सोडियम एटम में कितने एटम होते हैं? 6.22 into 10 power 2। इतने सारे एटम होते नहीं होते? बल्कि मैंने इसको लिखना चाहिए था इसके साथ में, मैंने ऊपर लिख दिया, है ना। लेकिन अब ये बताओ, अगर इतने सारे एटम होते, इतने सारे एटम होते, इतने सारे एटम होते 1 मोल के अंदर, तो बताओ इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते? 1 मोल के पास, 1 मोल सोडियम के पास कितने सारे इलेक्ट्रॉन होते नंबर? तो अगर एक एटम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक एटम के पास 11 होते हैं, लेकिन हमारे पास एटम कितने सारे हो गए? इतने सारे। क्या मुझे इसमें 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ता? बोलो हाँ या ना? करना पड़ता ना। बट मैंने क्या बोला तुमसे, ध्यान सुनना, कि मैंने इस सोडियम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। कितने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया? एक इलेक्ट्रॉन को। तो क्या मैं यहाँ पे अब 10 से मल्टीप्लाई करूंगा? किससे? 10 से। ये 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या तुम ये कहना ये चाह रहे हो कि इसके पास इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा? नहीं होगा, ये उल्टा हो जाएगा, नहीं होगा। सोचो, एक एटम के पास जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं न्यूट्रल में, जब उसके पास कोई चार्ज नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। समझ ध्यान से। अगर मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मान लो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन थे और स्टार्टिंग में 11 प्रोटॉन थे, मैंने अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? केवल 10। लेकिन प्रोटॉन कितने रहेंगे? 11 ही। 11। लेकिन एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव का और इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव का। ध्यान समझना, क्या इसके 10 इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इसके क्या 10 प्रोटॉन खा जाएंगे? तो बताओ कौन सा चार्ज इसके ऊपर दिखेगा हमें? केवल एक पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा लगेगा देखने में? बोलो, यही तो लगेगा। प्रोटॉन पे होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे होता है नेगेटिव चार्ज। स्टार्टिंग में दोनों के पास 11 रहते हैं। देखो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन है। तो बताओ इसके ऊपर क्या कुछ दिखेगा हमारे पास? कोई चार्ज दिखेगा? नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, क्योंकि इक्वल है। जितने प्रोटॉन, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतना क्या है? नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब देखने में क्या लगेगा? जैसे एक प्रोटॉन क्या हो गया? बढ़ गया है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है। तो इस पर कितना चार्ज आएगा? क्या इसके पास एक इलेक्ट्रॉन गया है तो उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज, मतलब एक प्रोटॉन का चार्ज आएगा। कितना? एक प्रोटॉन का चार्ज। तो इसके ऊपर बताओ कितना चार्ज होगा? तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे? इसके ऊपर लिखेंगे हम लोग 1 × 6.022 × 10⁻23। क्या इतना चार्ज इसके ऊपर होगा? एक एटम के ऊपर एक प्रोटॉन का चार्ज होगा। तो अगर इतने सारे अपने पास क्या है एटम थे सोडियम के, और हर एक के ऊपर क्या है? एक का चार्ज है, तो क्या इतने सारे चार्ज हो जाएगा एक मोल के ऊपर? कुछ चमका? नहीं चमका? चमका ना? चमका, चमक गया, खत्म। ये है मेरे पास और बड़ा वाला, इसमें देखते हैं। आप समझना ध्यान से। आप ये बताओ कि अगर मेरे पास एल्युमिनियम है, क्या है? एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम के पास से मैंने इसके ऊपर 1 प्लस चार्ज लगा दिया, तो बताओ इसके पास कितना चार्ज होगा? 1 मोल हमारे पास, मान लो 1 मोल एल्युमिनियम था। क्या था? 1 मोल एल्युमिनियम का एटम था। तो बताओ इसके ऊपर कितना चार्ज होगा? तो हम सेम लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 6.02 × 10⁻23। इतने एटम तो हो गए 1 मोल के अंदर।
और एक के ऊपर कितना चार्ज है, एक पॉजिटिव, एक एक 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, वन 1 से एक पॉजिटिव चार्ज का। लेकिन अब मैंने क्या कर दिया, मैंने बोला है, तो हम क्या करेंगे, दिख नहीं रहा कुछ। अब दिख रहा है, नहीं, ब्लर हो रहा सर। अभी भी अब सही है। हाँ ठीक है, हाँ हो गया। तो मैंने इस पे अगर 3 प्लस लगाया, इसका मतलब क्या है, इसके अंदर से एल्युमिनियम के अंदर से 3 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। कहाँ चले गए, बाहर। तो बताओ इस पे चार्ज कितना आया, क्या इसके पास चार्ज आया होगा 6.02322 इंटू 10⁻23 और इंटू 3 आएगा, 3। बोलो आएगा नहीं आएगा। अच्छा अब ये बताओ ध्यान से कि एक पॉजिटिव यानी कि एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है। तो वो चार्ज होता है हमारे पास एक प्रोटॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जितना एक इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही चार्ज होता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे पास इतना सारा चार्ज होगा, इतना सारा चार्ज होगा, ध्यान से। तो जब हम किसी के 1 मोल का चार्ज बताते हैं ना, कितने मोल का, 1 मोल का, एक तो उसको हम बोलते हैं 1 फैराडे। क्या बोलते हैं, 1 फैराडे। तो बताओ यहाँ पे कितने फैराडे तुम्हें दिख रहे हैं, कितने फैराडे दिख रहे हैं तुम्हें यहाँ पे, इसको और इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम बोलते हैं 1 फैराडे। क्या बोलते हैं, 1 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को या 1 मोल प्रोटॉन के चार्ज को हम क्या बोलते हैं, 1 फैराडे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 1 फैराडे। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई करके हम क्या लिख देंगे, केवल इसको हटा के क्या लिख देंगे, केवल 1 फैराडे और इंटू कितना रहेगा 3। तो बताओ कितने फैराडे चार्ज हो गया, ये कितना चार्ज हो गया, 3 फैराडे। कितना फैराडे। तो बताओ एल्युमिनियम के ऊपर अगर हमारे पास एल्युमिनियम का कितना 1 मोल है तो उसके ऊपर कितना चार्ज होता है, 3 फैराडे का। बोलो हाँ या ना। हाँ हाँ तो मैं बोल दूं तुम्हारे पास तुमसे कि मेरे पास 3 मोल क्या है, एल्युमिनियम है, Al+3। बताओ इसके ऊपर कितने फैराडे चार्ज होगा, 6.022 into 10⁻23 into 3 फिर into 3 और ये ऊपर वाली 1.6 into 10⁻⁹। हाँ, कितना आंसर आएगा फैराडे में, लिख के करके देख लो एक बार थोड़ा सा। आई बात समझ, हाँ आगे आई ना। तो कितना आंसर आएगा इसका, सेम लिखोगे कि 1 मोल में कितना इतना होता है, तो यहाँ पर अपन को कितने 3 मोल दिए हुए हैं। इसका मतलब क्या है, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। बोलो हाँ या ना। इंटू एक एल्युमिनियम के पास कितना होता है, +3 का चार्ज, इंटू और एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। तो देखो ये और ये तो मिलकर क्या बन जाएगा, 1 फैराडे। ये और ये मिलकर बन जाएगा 1 फैराडे। क्लियर है। और इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है, क्या 9 फैराडे आएगा आंसर। 9 फैराड। समझ में आ गई ना बात, यस आ गई। यस ठीक है, तो इसके ऊपर 9 फैराडे का चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर तुमसे ये पूछ लिया जाए कि अगर इसके ऊपर से 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, 3 मोल इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं इसके ऊपर से, तो बताओ इसके ऊपर से कितना फैराडे चार्ज निकल गया। 9 9 फैराडे होगा। कितना होगा, 9 फैराडे। क्यों होगा, क्योंकि जितना इससे निकला है वही तो बाहर क्या है, उस जितने इलेक्ट्रॉन इससे बाहर चले गए हैं उसी की वजह से ये चार्ज आया है ना। हाँ तो इस पे जो चार्ज आ रहा है वो पॉजिटिव का 9 फैराडे, हालांकि पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वो कौन सा, नेगेटिव चार्ज, तो हो जाएगा नेगेटिव के इतने फैराडे, यानी कि करेगा वो सेम ही रहेगा नहीं रहेगा, बताओ। हाँ सेम ही। तो अब क्या तुम लोग कभी भी तुम्हें कुछ दिया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन की नंबर निकाल लोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे, बोलो। यस क्या तुम लोग नंबर ऑफ प्रोटॉन भी निकाल लोगे, अब यस क्या नंबर ऑफ एटम भी निकाल लोगे,
यस क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी निकाल लोगे? यस क्या नंबर ऑफ आयन भी निकाल लोगे? आयन ठीक है ना? तो इस तरीके की चीजें करनी तुम्हें आनी चाहिए। अब एक तो क्वेश्चन देते हैं तुम्हें, करने की कोशिश करना। अब वो चीज तुम्हें जो बताया था फॉर्मूला कौन सा, मोल निकालने वाला, क्योंकि सबसे पहले काम क्या है, मोल निकालना। क्या निकालना? मोल निकालना। वो मोल निकालना सीख लो और ये छोटे छोटे कंसेप्ट लगाओगे, क्वेश्चन तुमसे बनने लगेंगे। बताओ हाँ या ना? यस ठीक है, तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है कि मेरे पास 1 cc, कितना, 1 cc N2O गैस है एट एनटीपी। क्या है? एट एनटीपी। तो बताना क्या है कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या बताना है तुम्हें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं। बता दोगे? इलेक्ट्रॉन तो तुम्हें एक चीज समझ में आनी चाहिए, तुम्हें जब भी मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहला काम होता है मोल निकालो। क्या निकालो? सबसे पहले मोल निकालो। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, ये देखो N2 क्या है? गैस है। क्या एसटीपी पे दी हुई है? तो ये गैस भी है N2O और ये एनटीपी पर भी दी हुई है। समझ रहे हो ना? एनटीपी मान लो, या चलो एसटीपी दे, मान लो एसटीपी दिया हुआ है। एनटीपी एसटीपी से और सेम ही मान चलना। ठीक है, तो ये ऐसे दिया हुआ है और ये क्या दिया? 1 cc। तो 1 cc का मतलब होता है 1 ml। क्या होता है? 1 ml तो ये बोल सकता हूँ, क्या ये अपन को वॉल्यूम दिया हुआ है इस गैस का? तो बताओ फॉर्मूला, मोल निकालने का फॉर्मूला कौन सा होता है? कि N इक्वल टू होता है वॉल्यूम ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। बोलो हाँ या ना? यही फॉर्मूला तो होता है मोल निकालने का। यस क्या हमारे पास इसका क्या दिया हुआ है? क्या वॉल्यूम दिया हुआ है? क्या हम यहाँ पे रख के आंसर निकाल लेंगे? बोलो हाँ या ना? कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। बोल निकल आए? मोल नहीं निकल आए? हाँ यस सर सर निकल लेकिन बताओ गलती क्या होगी अपन लोग से? ध्यान से सोचो जल्दी से। क्या गलती क्या हो? यहाँ पे गलती हो गई, बताओ क्या गलती हो गई अपन लोग से? कुछ गलती तो हुई है। गलती ये हुई है, मैंने दो फॉर्मूले बताए थे इसके, इस चीज के, एक लीटर वाला और एक ml वाला। ml वाला क्योंकि हमें यहाँ पे ml में दिया हुआ है, सीसी मतलब क्या होता है? ml होता है। और मैंने जो फॉर्मूला लगा दिया वो कौन सा वाला है? लीटर वाला। हाँ तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है? N इक्वल टू सेम ही होता है V अपॉन डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाता है? 22.400। ऐसा होता है ना? अब लगाओ आंसर, अब आएगा कितने मोल आएगा? ये 1 बाई इतना आएगा। बोलो हाँ या ना? क्या ये हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए? नहीं मिल गए? क्या मिल गए? नंबर ऑफ मोल्स किसके? इस गैस के। गैस के क्या अब तुम इसके एटम निकाल लोगे? निकालोगे ना? इतने सारे मोल्स हमारे पास, इसमें हम क्या कर देंगे? Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे? Na से। देखो बताता हूँ कैसे निकालेंगे। क्योंकि अपन ने फॉर्मूला और पढ़ा था, नंबर ऑफ मोल क्या होता है? इक्वल होता है किसके? नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाई Na। बोलो हाँ या ना? पढ़े थे ना? यस तो क्या अपन लोगों ने अभी पीछे यहाँ पे देखो मोल निकाले नहीं निकाले? ये निकाले मोल। निकाल इतना मोल आया है, तो हम यहाँ पे मोल को इतना रख ले। तो मोल कितना है? 1 डिवाइडेड बाई 22.400। ये हो गया मोल। इक्वल किसके है? ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई Na। क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ, मान लो एटम निकाल लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम पूछे मैंने, तो नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? Na। और हमें ये निकालना है तो क्या हमें इसको इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा? बोलो हाँ या ना? हाँ करना पड़ेगा तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो नंबर ऑफ एटम कितना आएगा? बोलो। तो क्या नंबर ऑफ एटम आ जाएगा अपने पास? वही चीज जो बता रहे थे अभी, कितना? 1 बाई 22.400 इंटू Na हो जाएगा। बताओ ये चीज सही है या गलत है? अभी तक सही है सर गलत है, थोड़ी सी गलत है। क्यों गलत है? ये बताओ, क्या एटम निकालने हैं हमें? क्या निकालने हैं? एटम। लेकिन यहां से हम जो चीज निकालेंगे वो क्या हमें N2O के मॉलिक्यूल मिलेंगे? यहाँ पे जो तुमने फॉर्मूला लगाया है, सॉल्व करा है, तो यहाँ पे अपन को जो चीज मिली है वो क्या N2O गैस के मॉलिक्यूल मिलेंगे? नहीं मिलेंगे? ये अपन को जो मोल मिले हैं वो N2O गैस के, N2O गैस यानी कि N2O मॉलिक्यूल के मोल्स मिले हैं, हमें एटम्स के मोल नहीं मिले हैं। तो एटम्स के मोल निकालने हैं, तो इसमें कितने एटम दिख रहे हैं तुम्हें? कितने एटम दिख रहे हैं? 3 एटम दिख रहे हैं। 2 नाइट्रोजन के एटम है और 1 ऑक्सीजन का एटम है।
तो क्या हमें इसका भी यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा, बोलो हाँ या ना। करना हाँ पड़ेगा। करना। तो आंसर अपना आ गया। अब समझ में आई कैसे करोगे क्वेश्चंस? मतलब इन सभी का साथ साथ में निकालते जाना। मतलब ये बता रहा हूँ कि तुम ऐसा ऐसा करना, तो प्रैक्टिस में आ जाएगी ये चीजें। कुछ भी पूछ सकता है तुमसे, वो कुछ भी देगा। समझ आया ना? यस। क्योंकि जो आप यहाँ पे निकाला है, नंबर एटम निकाला है मैंने, नंबर ऑफ एटम यहाँ पे आएगा नहीं, जिसको मैं कंपैरिजन जिसका कर रहा हूँ, तो यहाँ पे वो फॉर्मूला उस हिसाब से होना चाहिए, किसका? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का। किसका होना चाहिए? लिखना चाहिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्योंकि जो अपने पास मोल्स है ना, ये बताओ, मैं यहाँ पे मोल लिख रहा हूँ जिसके, वो मॉलिक्यूल को मोल लिख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं एटम निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे आएंगे? मोल एटम के बराबर नहीं होंगे, उसमें कुछ मल्टीप्लाई करोगे। जैसे एक मॉलिक्यूल के अंदर, एक मॉलिक्यूल क्या एटम के बराबर हो सकता है? सब कुछ केस में हो सकता है, सब केस में लेकिन बराबर नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि एटम जो होंगे ना, एटम क्या होंगे? एटम में जब हम कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे मान लो H2SO4 हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल है। तो ये तो एक मॉलिक्यूल है पूरा, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे? ये वन मॉलिक्यूल है। कितना मॉलिक्यूल है? वन मॉलिक्यूल है। वन मोल। लेकिन अगर पूछा जाए कि इसमें तो एटम कितने होंगे, एटम कितने होंगे? 2 एटम तो ये रहे, और 1 ये रहा और 4 ये रहे। कितने एटम हो गए टोटल? 7 एटम हो गए। तो अगर हम इसको मॉलिक्यूल इसको 1 बोलेंगे, लेकिन एटम कितना बोलेंगे? 7। इसमें एटम कितने हैं? 7 है। लेकिन ये बोल सकता है कि मान लो कि हमारे पास H2SO4 कितना है? H2SO4 का 1 मॉलिक्यूल हमारे पास है। तुमसे ऐसे बोलेगा कि बताओ इसमें, इस 1 मॉलिक्यूल H2SO4 में कितने ऑक्सीजन के एटम है? तो क्या हो जाएगा? तो इसके अंदर कितने ऑक्सीजन के एटम है? तो ऑक्सीजन के एटम कितने? 4 है इसके अंदर। समझे ना? नहीं यस समझे? हाँ, इस तरह का बताओ क्वेश्चन तुम लोग कर लोगे नहीं कर लोगे? कर लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और कराने की कोशिश करता हूँ तुम लोग से, ठीक है? करके बताना। कह रहा है हमारे पास, तुम लोग को ही करना है ये, कि 4 पॉइंट कितना, 4.25 ग्राम ऑफ अमोनिया, क्या है? अमोनिया है। इसमें बताओ कितने नंबर ऑफ एटम होंगे? क्या बताना है? नंबर ऑफ एटम बताने। बता दोगे? सॉल्व कर लोगे नहीं कर लोगे? तो पहले क्या ग्राम दिया है, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ग्राम वाला पता है ना कौन सा वाला फॉर्मूला है इसका? वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। वेट डिवाइडेड बाई मोलर मास। तो इसका मोलर मास निकालना आता है, तुम कैसे निकालते हो मोलर मास? तो करके जल्दी से बताओ, 2 मिनट का टाइम, टाइम पेपर जल्दी से। अब जो लोग आज क्लास छोड़ के भाग गए, उनको लग रहा था कि हल्की चीजें चल रही है। हल्की चीज तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें लग रहा है हल्की चीजें हैं ये? अच्छे अच्छे लोगों के क्वेश्चन नहीं बनते। अभी हम पेपर बनाएंगे ना संडे को, तब समझ में आएगा लोगों को। आएगा नहीं आएगा? फिर बाद में रोते हैं कि मेरा नंबर नहीं आया। कितना टाइम हो गया? चलो और लेते हैं हम लोग, 15 मिनट और क्लास लेते हैं, ठीक है? जो नहीं आ रहा है उनका कुछ नहीं कर सकते, जो आ रहे हैं वो पढ़ेंगे तो उनको समझ में चीजें आएंगी, ठीक है? ठीक है। हम जितनी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीजें हो सकती हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं वो करा रहा हूँ, आएगा इससे थोड़ा सा इजी, आएगा इससे थोड़ा सा इजी। ऐसा ही नहीं बहुत ज्यादा इजी आ जाए, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, वो भी बताऊंगा। बट हमें ये सारी चीजें अगर पता रहेंगी दिमाग में ना, तो जब हमें ऐसी चीजें पता होती है तो वो चीजें फिर इजीली जल्दी हो जाती हैं हमसे, अगर एक बार क्लियर है हमारे पास सारा कुछ। कर रहे हो जल्दी? जल्दी नहीं कर रहे हो तुम लोग? तो सबसे पहला काम बताया था हमने, नंबर ऑफ मोल्स निकालना। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स? निशा बताओ, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला कौन सा है? हेलो, ज्योति बताओ, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला कौन सा है? n बराबर v/2 2 4 डबल कौन सा? 1/n बराबर 1/, अरे मतलब v/4 2 2 4 डबल 0। वो नहीं लगे यहाँ पे, ml दिया हुआ है अपन को, वॉल्यूम दिया है क्या गैस का? अमोनिया गैस है ना, एनटीपी दिया है अपन लोग को यहाँ पे।
तो ना एसटीपी बोला है, एसटीपी बोला है उसने, ना ही उसने अपन को एमएल में गैस दी है। उसने उस गैस के क्या ग्राम बोले हैं। और जब किसी चीज के ग्राम दिए जाते हैं तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, वेट डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास। तो इसका वेट कितना दिया है अपन को, कितने ग्राम, कितने ग्राम, 4.25, 4.25 और डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास कितना होता है। तो एक ऑक्सीजन का एक नाइट्रोजन कितना होता है, 7, सॉरी 7 का 14 होता है, और 3 हाइड्रोजन का हो गया 3, कितना हो गया 17, तो 17 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास मोल्स आ जाएंगे नहीं आ जाएंगे, तो इसको डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 4 टाइम जाएगा। सोच के देखो, दो दिख रहा है ध्यान से, 1/4 हो जाएगा ये। निशा पहले समझ लो, कर लिया होगा वैसे, हो तो रहा हो रहा ही हो रहा है, हाँ सर, हो रहा हो रहा है। तो कितना, ये कितना आएगा, 1/4 आएगा। 1/4। क्यों आएगा, देखो 4 अगर मान लो 4 होता तो 4 से अगर 16 होता तो कितने बार जाता है ये, पूरा जाता, पूरे है ना 1/4 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर कितना 0.25 और है, सोचो एक और नीचे बना हुआ है तो ये पूरा कट जाएगा ना 1/4 टाइम्स में, है ना। तो ये आ गया अपने पास क्या, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए, कितने 1/4। 1/4। और पूछा क्या उसने, नंबर ऑफ एटम पूछेगा, पूछे हैं। तो बताओ ये जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं वो किसके आए हैं, अमोनिया के एटम्स के आए हैं या अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के आए हैं। अमोनिया के एटम, अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के, इसका है मॉलिक्यूल्स के, ठीक है, मॉलिक्यूल्स का। यानी कि हम ये कह रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर हमने 4.25 ग्राम यानी कि 4.25 ग्राम अमोनिया ली वजन करके दुकान पे जाकर तौल के लेके आ रहे हैं वेट करके, तो उसके अंदर कितने मोल अमोनिया के, कितना मोल अमोनिया होगी, 1/4 अमोनिया होगी, 1/4 अमोनिया होगी। ना हम ये बोल रहे हैं कि इसके पास 1/4 मोल नाइट्रोजन होगी, ना हम ये बोल रहे हैं कि 1/4 हाइड्रोजन होगी, हम क्या बोल रहे हैं कि 1/4 पूरी अमोनिया होगी, इतने मोल, ठीक है। तो ये बताओ अगर हमें ये मिल गया तो क्या तुम इससे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लोगे अमोनिया की, बोलो हाँ या नहीं। हम इसको इक्वेट कर देंगे, किससे इक्वेट कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ व्हाट, मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, अमोनिया डिवाइडेड बाय Na, बोलो हाँ या ना। तो क्या हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गया, कितना आया 1/4 आया। तो यहाँ पे एन क्या लिख देंगे, 1/4 लिख देंगे, और हमें निकालना क्या है, मॉलिक्यूल। तो हम इसको एन से मल्टीप्लाई कर, एन को साइड लेकर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ क्या नंबर ऑफ जो क्या है अमोनिया की क्या आ रहे हैं, मॉलिक्यूल आ रहे हैं, वो कितने आएंगे, क्या वो 1/4 इंटू Na हो जाएगा। Na की वैल्यू चाहो तो लिखने के हम लिख सकते हैं, लिखने के लिए लिख सकते हैं, कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये थोड़ा जल्दी जल्दी के चक्कर में नहीं लिख रहे हैं, लिखोगे तो आंसर वैसे भी आएगा, आंसर वही आएगा जो आना है। तो बताओ इतने नंबर ऑफ क्या हो गए, अमोनिया हो गए। इसका मतलब ये है कि अगर हमने इतने ग्राम अमोनिया गैस ली तो उसके अंदर इतने अमोनिया के मॉलिक्यूल होंगे, कितने अमोनिया के मॉलिक्यूल है, ये क्या है अमोनिया के मॉलिक्यूल है। लेकिन एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में कितने एटम होते हैं, 3 एटम होते हैं, और एक अमोनिया के मॉलिक्यूल में इतने एटम होते हैं। तो बताओ हमारे पास अगर अमोनिया के इतने सारे मॉलिक्यूल है, कितने सारे, तो क्या हम इसके एटम बता देंगे, इसमें कितने एटम हो गए, 3 नहीं 4 होंगे, 4, क्योंकि 3 तो हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन है और एक क्या है नाइट्रोजन, तो 4 हो गया, 4 एटम हो गया ना। तो कितने 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे हमें करना पड़ेगा। तो जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम आ जाएंगे, क्या जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन अमोनिया, प्रेजेंट इन अमोनिया, क्या बोलेंगे अमोनिया के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम हैं इतने ग्राम के अंदर, कितने ग्राम के अंदर, इतने ग्राम के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है, वो नंबर पता चल जाएगा। हम ये नहीं बोल रहे कि अमोनिया के अंदर इतने नाइट्रोजन के एटम है, हम ये नहीं बोल रहे अमोनिया के अंदर इतने हाइड्रोजन के एटम है, हम टोटल बोल रहे हैं कि अमोनिया के अंदर टोटल इतने एटम है, इसके एटम को भी जोड़ के और इसके एटम को भी जोड़ के। समझ आ रही बात। तो देखो ये 4 से क्या ये 4 कैंसिल होता दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, हाँ हो जाएगा। इसका मतलब अमोनिया के, किसके अमोनिया के इतने ग्राम के अंदर, कितने ग्राम के अंदर अमोनिया के इतने ग्राम के अंदर क्या इतने सारे एटम होंगे, कितने सारे n एटम, और n एटम का मतलब कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। इसका मतलब इतने सारे एटम होंगे। अब इतने सारे एटम में कौन कौन से एटम होंगे, वो नाइट्रोजन के एटम भी होंगे और वो
हाइड्रोजन के एटम होंगे, हाइड्रोजन। दोनों के एटम इतने सारे मिला के होंगे। लेकिन अगर तुमसे ये बोल देता कि बताओ केवल इतने ग्राम अमोनिया के अंदर कितने सारे नाइट्रोजन के एटम होंगे, तो क्या बताते? तो क्या हम फिर यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करते नहीं करते? बोलो। क्या अरे बोलो क्या बोला है कि बोलता तुमसे कि अमोनिया के इतने ग्राम ही हमने लिए हैं, उस इतने ग्राम के अंदर बताओ अमोनिया की इतने ग्राम के अंदर कितने नाइट्रोजन के एटम होंगे? केवल कितने? केवल ये नाइट्रोजन होती है, ये नाइट्रोजन, इसके कितने एटम होंगे? नाइट्रोजन का एक ही एटम होगा ना फिर। एक एक एटम है एक मॉलिक्यूल के अंदर, तो क्या हमें यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हाँ। और 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। नहीं। तो ये तो आंसर कितना आता? तो आंसर आता अपना Na डिवाइडेड बाई 4, यानी कि इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं। बोलो सही है। लेकिन हाँ। अगर तुमसे बोलता कि हाइड्रोजन के एटम बताओ, इसके इसके मतलब अमोनिया के इतने ग्राम लिए हैं, उसके अंदर बताओ कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे, तो क्या करते हैं? 3 को मल्टीप्लाई कर देते। तो हम यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर कितना आता? तो आंसर अपना तब कितना आंसर आता अपने पास? तब आता हमारे पास 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और डिवाइडेड बाई 4। बोलो हाँ या ना? यही तो आता। हाँ। हाँ। तो इस तरीके की चीजें समझ आ जानी चाहिए, समझ में आ रही होगी सारी चीजें, ठीक। ठीक है ना? तो हम रखते हैं इतना। अब तुम लोग को क्या है, जो मैंने एप्लीकेशन बताया ना, क्या नाम है एप्लीकेशन का? प्रिप लैडर। उसको डाउनलोड करो और कम से कम उसमें से स्टार्टिंग में तुमने, अच्छा ये बताओ निशा, तुमने वो पहला वाला जो हम जब पढ़ा रहे थे, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तुमने पढ़ा था ना? डाल्टन लॉ, सॉरी क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, डेफिनेट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, तुमने पढ़े या नहीं पढ़े मेरे? सर नहीं, ये नहीं पढ़े थे मैंने। नहीं पढ़े थे? शायद वीडियो शायद देखो चैनल पर डली है इसकी, शायद जहां तक मुझे याद है एक वीडियो है ना, इसी चीज की शायद डली है। अगर इसी चीज की डली है तो उस वीडियो को देखना। अगर नहीं डली है तो स्टार्टिंग के थोड़े से क्वेश्चन हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के, उसको छोड़ के आगे बढ़ना, तो तुम्हें प्रॉपर किसके ऐसे ही सवाल मिलेंगे वहां पे, सारे के सारे। ठीक है। ठीक है, तो उनको तुम करना। ठीक है, तो इसका आंसर तो तुमने निकाल ही दिया है। कितना आएगा? कितना आंसर आएगा इसका, इस सवाल का जो पूछा था मैंने? ये इसका आंसर आएगा, ये 4 से 4 कैंसिल हो गया था, Na के इक्वल आएगा, यानी कि कितना आएगा आंसर? ये आएगा केवल इतना। ठीक है, चलो तो हम चलते हैं अब, बंद करते हैं क्लास। लेकिन चीज शायद समझ में आ गई ना, सारे कंसेप्ट कैसे सवाल को करना है। अब तुम ये बुक चाहो, हालांकि इसमें मैंने कुछ मार्किंग करी है बुक में, ये रहे देखो सवाल इसमें, जैसे एक लिखा है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, जैसे लिखा है, ये मेरे पास है दिशा पब्लिकेशन की। ठीक है, ध्यान से देखना है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम एट एसटीपी ऑक्यूपाइड बाय 24 मतलब 240 ग्राम ऑफ SO2 गैस। तो इस सवाल को कर लोगे तुम लोग? हाँ कर लेंगे। हाँ। दो फॉर्मूले कंपेरिजन लगेगा, पहले उसने ग्राम दे दिया है और SO2 गैस का, तो पहले कौन सा वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास लगाओगे तो इसके मोल्स आ जाएंगे ना। उसके बाद तुमसे क्या पूछ रहा है, उस गैस का वॉल्यूम पूछा है एसटीपी पर, तो वॉल्यूम निकालना है, मोल्स मिल गया, और नीचे पता है कितना था, 22.4 से कर दोगे, क्योंकि वॉल्यूम पूछा है। हालांकि उसने ये नहीं बताया कि तुम्हें ग्राम मतलब वॉल्यूम किस में बताना है, ml में या लीटर में। तो उसने अगर ग्राम दिया है, क्या दिया है, ग्राम, तो आंसर इसका मतलब किस में आएगा, ml में आएगा। तो फॉर्मूला कौन सा लगाना, ml वाला लगाना। कौन सा लगाना, ml वाला फॉर्मूला लगाना और सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना, ये यहाँ पे तो आंसर दिख रहा है कितना आएगा। क्या दूसरा वाला क्वेश्चन भी कर लोगे, देखो ध्यान से, कितना इजी क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, क्या बोल दिया उसने, ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, ग्राम मॉलिक्यूल। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब क्या हो जाता है, ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब मोल हो जाता है। क्या हो जाता है, मोल। इसका मतलब तुमसे क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। क्या पूछा है, मोल ऑफ ऑक्सीजन पूछा है। इतने सारे पार्टिकल है, कितने सारे, कह रहा है कि सीओ गैस हमारे पास है, कौन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। उस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस के इतने सारे क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूल हैं। और उन मॉलिक्यूल में बताओ, इस इतने सारे मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के कितने मोल होंगे, ऑक्सीजन के कितने
मोल होंगे, ये बताना है। तो बता दोगे, करोगे ना सर? ठीक है। तो इसमें जो पीछे का लिखा है ग्राम मॉलिक्यूल लिख क्या रहा है, उसका मतलब क्या है? ग्राम मॉलिक्यूल लिख दो या फिर लिख दो मोल लिख दो, यानी कि इतने मोल ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देख लो। विच हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, किसके अंदर सबसे ज्यादा क्या है? मॉलिक्यूल है नंबर में। तो इसको भी सॉल्व कर लेना, एक ये दिया है, एक ये दिया है, सबको सॉल्व अलग अलग करना, उनके क्या है कंपैरिजन करना, किसके अंदर ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हैं। मॉलिक्यूल पूछा है देखो ध्यान से, तो इसमें तुम्हें क्या नहीं करना, इनके इस नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा जो हम लोग कर रहे थे अभी तक। सबके देखो, सबके वेट दिए ना, वेट दिए, सब सीधा फॉर्मूला कौन सा होगा? वेट डिवाइडेड बाय मोलर मास, और मोलर मास इनका निकाल लोगे तुम, ये फॉर्मूले लिखे हैं सबके। थोड़ा सा किताब की हेल्प लेना, और अगर नहीं समझ आए तो क्वेश्चन से मतलब कमेंट में पूछ लेना मुझसे, मैसेज करके कि इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है, बता देगा, वहां से करके सॉल्व करना। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन मैंने तुम्हें बता दिया। ये किस पे हाँ, आएंगे? ये किस पे क्या आएंगे? क्या किस ये पे वाले आएंगे? क्वेश्चन या जो अभी क्वेश्चन बोले आप? ट्रिप लैडर पे एक क्वेश्चन, ये देखो, ये लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जो कराए थे ना, समझाए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वाला, तो नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, अच्छा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एक बार समझाया नहीं, मैं टोटल इलेक्ट्रॉन तो समझा दिया, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन नहीं समझाया हूँ। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है किसी भी एटम के जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कहाँ पे? आउटर मोस्ट सेल में। हालांकि हम लोग अभी क्या पढ़ेंगे, उसके लिए हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम या एटॉमिक स्ट्रक्चर में और पीरियोडिक टेबल में ये चीजें अच्छे से पढ़ते हैं कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या होता है। ठीक है, तो वहां पर वो चीज समझ आ जाएगी। बाकी कंसेप्ट में तुम्हें समझा चुका हूँ। जैसे टोटल इलेक्ट्रॉन पूछते थे तो हम टोटल इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देते, जैसे वो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पूछेगा ये तो इतने ग्राम में कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे, तो हम क्या करेंगे, इसके N3 माइनस के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और अपने जो तरीका हम कर रहे हैं उसमें उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ रहे हो ना? यस। जैसे घर पे जो बुआ ऐसी आती हैं जिनको हम जानते हैं, उनके पैर छू लेते हैं, बट कुछ लोग ऐसे आते होते हैं जिनको हम नहीं जानते हैं, बट वो बुआ के रिश्तेदार होते हैं, तो हम उनके भी पैर छू लेते हैं ना। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें ये हो सकता है कि तुम्हें ना पता हो कि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन क्या है, बट ये तो पता है कि तरीका क्या है करने का। अगर तुम्हें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे तो मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो, और ये होता क्या वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, तो आगे जाकर समझ लेंगे। तो तुम तो पहले पैर छू लोगे, बाद में पता कर लोगे कि बुआ जी की कौन लगते हैं, यानी कि रिश्तेदार मतलब कौन है बुआ जी। तो पहले क्या लगाना सीख लो, आगे चल के हम सीख लेंगे कि कौन था ये, कैसा था ये। समझ आ गई ना बात सारी? यस। चलो तो हम करते हैं इसको क्लोज, बाकी करेंगे हम लोग कल। तो थोड़े से क्वेश्चन तुम लोग लगाना, ठीक है? अब सारी चीजें क्योंकि न्यूमेरिकल बेस है तो यहाँ पे क्वेश्चन तुम्हें लगाने पड़ेंगे, तभी चीजें क्लियर होगी। तो जो उसमें 360 कितने 360 क्वेश्चन जो दिए हैं ना, उसमें तो तुम ये समझ लो कि तुम्हारा ये 3 दिन का काम है। कितने दिन का? 3 दिन मान लो या 4 दिन मान लो। अगले संडे तक तुम्हें पूरे मोल के क्वेश्चन, ये मतलब मोल से मतलब जो ये वाला मोल समझाए हैं, आगे का वो अलग क्वेश्चन है। तुम अगर पूरा देखोगे ना पूरे चैप्टर के, तो पूरे चैप्टर के उसके 4 सेक्शन बने हैं। कितने सेक्शन? 4 सेक्शन, और उस 4 सेक्शन में लगभग 600 क्वेश्चन के आसपास है। अगर वो 600 क्वेश्चन तुमने कर लिए तो तुम्हारा पूरा मोल जो पहला चैप्टर है ना, वो ऐसा स्ट्रांग हो जाएगा कि तुम भी कहोगे क्या बात है, क्या बात, क्या बात। तो अभी जो 360 क्वेश्चन है ना, उस पर फोकस करके कोशिश करो कि जितनी जल्दी निपटा लो, क्योंकि हमें संडे को टेस्ट देना है। तो तुम चैप्टर के जितने क्वेश्चन जितने ज्यादा कर सकते हो उनको करो, और नहीं समझ में आ रहा तो पूछते रहो, है ना, पूछते रहोगे चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब ये भी नहीं कि ये क्वेश्चन आया उसको करो, नहीं आया तो अब हालांकि गलत हो जाएगा क्वेश्चन, उसको करो, अगर नहीं होता है तो आंसर टिक करो, आगे उसको देखो आंसर गलत हो गया, अच्छा आंसर इसका क्या आ रहा है, समझ आता है तो आगे बढ़ जाओ, नहीं आता तो पूछ लो। ठीक है, चलो टाटा, बाय बाय।